जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं टीवी। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी कई सारे राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र के कई अलग अलग जिलों में ये आंदोलन हो रहे हैं। मुद्दा यह है कि 2005 में बंद हुई पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए, उसे फिर से लागू किया जाए। 2005 में जो पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी, उसके बाद नई पेंशन योजना को शुरू कर दिया गया। अलग अलग राज्यों में वो पेंशन योजना शुरू कर दी गई, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो सभी कर्मचारियों को, सभी कामगारों को, मजदूरों को नहीं मिल रहा। और इस बात को समझने के लिए लगभग 20 साल का समय लगा है। पेंशन क्यों दी जाती है? तो सर्वसाधारण तौर पर पेंशन इसलिए दी जाती है क्योंकि जो कर्मचारी है, जिसने अपनी ताउम्र, अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ जी है, एक मान सम्मान के साथ उसने जीवन यापन किया है, तो रिटायरमेंट के बाद, निवृत्ति के बाद भी उसे किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। निवृत्ति के बाद भी वो अपनी जिंदगी जो है, बाकी बची हुई जिंदगी जो है, वो मान सम्मान के साथ ही जिए, किसी पर डिपेंड ना रहे, निर्भर ना रहे, खासकर अपने बच्चों पर निर्भर ना रहे। इसलिए सरकार की तरफ से उनको ये पेंशन दी जाती है और उसी पेंशन के आधार पर वो अपनी बाकी की जिंदगी का गुजारा करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने 2005 में इस योजना को बंद कर दिया, जिसका खामियाजा कई सारे कर्मचारी कामगारों को भुगतना पड़ा है। और इस बात को समझने के लिए लगभग 20 साल का समय हो गया। अब कई सारी जो यूनियंस है, कामगार यूनियंस है, वो सड़कों पर उतर आई है और वो फिर एक बार उस बंद हुई पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर, उसे फिर से लागू किया जाए, इसको लेकर राज्य सरकार पर दबाव बना रही है। खासकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास जो है वो चल रहा है। लेकिन यह प्रयास कितना सफल होगा, ये कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना, इन दोनों में क्या अंतर है? 20 साल के बाद कर्मचारियों को इसके नुकसान के बारे में इतना लेट, इतना लेट इनको समझ में क्यों आया? इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो वर्तमान सरकार है वो उस पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करना चाहती है, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ देश भर से कुछ मान्यवर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं उनका एमएनटीवी पर स्वागत करता हूं। इसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीकांत दादा होवाळ, वो भी हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोटॉन, ये जो आरएमबीकेएस यानी राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, ये जो ट्रेड यूनियन है, उसकी एक शाखा है। प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का उनका एक अलग से एक ऑफशूट विंग बनाई गई है। उसके राष्ट्रीय प्रभारी है प्राध्यापक गोरखनाथ वेताल सर। हमारे साथ भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक विकी बेलखोड़े हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरएमबीकेएस यानी राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजदीप सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी मान्यवरों का मैं एमएनटीवी पर स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इतने गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए उन्होंने हमें समय दिया। मैं सीधे मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो राजदीप सर को है। राजदीप सर, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस आंदोलन के बारे में चर्चा हो रही है। निगेटिव हो रही है, पॉजिटिव भी हो रही है। कुछ लोग इसके समर्थन में है, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। विरोध वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी अभी रास्ते पर उतरे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2005 में बंद हुई योजना के बारे में ये कर्मचारी, मतलब जो मीम्स बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो बातें लिखी जा रही है, वो इस प्रकार से है कि सरकारी कर्मचारी इतने लेट लतीफ है
कि 20 साल के बाद उन्हें समझ में आया कि उस वो योजना बंद हुई है और उसको फिर से लागू करना चाहिए। हालांकि उन्होंने उस योजना ये योजना बंद होने के बाद ही तुरंत ही 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी जो है बहुत लेट लतीफ है। तो ये जो सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? संकेत जी, सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि भारत के तमाम कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दी गई है। लेकिन 2003 से लेकर 2023 तक यह आपका पहला चैनल है, इस पर खास तौर पर इस तरीके की चर्चा रखी गई है। खास तौर पर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के उपलक्ष्य में कोई चैनल जो पेंशन के उपलक्ष्य में हो, वेतन भत्ते के उपलक्ष्य में हो, चर्चा नहीं रखते हैं और आप नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा रख रहे हैं। तो संकेत जी, आपका खास तौर पर मैं आपका धन्यवाद फिर से आभार व्यक्त करता हूं। कर्मचारियों के पेंशन के उपलक्ष्य में थोड़ी सी पूर्व जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जी। 2003 में सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार थी और समर सीजन में जब विंटर कन्वेंशन उन लोगों का संसद का चल रहा था, तो उस समय 22 दिसंबर 2003 को पुराने पेंशन के कानून को उन्होंने रद्द कर दिया था। तो पुराने पेंशन के कानून में खास तौर पर जो रिटायरमेंट के बाद या इन सर्विस में, यानी कि उनकी सर्विस में वो मृत्यु हो जाते हैं या उनकी सर्विस इनवैलिड हो जाती है या उनकी सर्विस डिसेबल हो जाती है, तो उनके परिवार को या उन लोगों को, कर्मचारियों को देने के उपलक्ष्य में दो प्रकार के कानून थे। नंबर एक, 1939 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स बनाया गया था, वो तो अंग्रेजों के काल में बनाया गया था। फिर बाद में उस पेंशन रूल्स को 1972 में भी बनाया गया था, लेकिन भारत में संविधान लागू होने के बाद इस पेंशन को प्रोवाइड करने के उपलक्ष्य में 1952 में जो प्रोविडेंट फंड का कानून बनाया गया था और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था बनाई गई थी, उसी में हमारा अपना पैसा जाकर वो इन्वेस्ट होता था और उसी के भरोसे पे हम लोगों को पेंशन मिलती थी। ये पेंशन 30 दिसंबर 2003 को उसका ऑफिशियल मेमोरेंडम गवर्नमेंट ने निकाला और 1 अप्रैल 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पेंशन को बंद कर दिया था। उस समय अलग अलग राज्यों को एक अल्टीमेट दिया गया था कि भाई इस पेंशन को आप रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने उसको 1 नवंबर 2005 से बंद कर दी, यानी और 1 नवंबर 2005 से नए पेंशन के कानून को उन्होंने स्वीकृत किया था। और खास तौर पर आज भी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो राज्य ने वो पुरानी पेंशन के कानून को जारी रखा है, नए पेंशन को कानून को रखा नहीं गया है। ये पेंशन का कानून जब बदलाया गया तो उसको लागू करने के लिए 2009 में कांग्रेस सरकार ने पूरे भारत में उसका मेमोरेंडम बना के, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर वो सभी स्टेट को लगाने के लिए अप्रोच कर दिया गया। तो बहुत से राज्यों ने उसके लागू कर दिया गया और ये समझने के लिए कम से कम 2011-12 आ गया। तो जब हम लोगों को समझ में आया कि भाई ये पेंशन तो हमारा रद्द कर दिया गया, और फिर हम लोग महाराष्ट्र के या महाराष्ट्र के बाहर के अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों ने जब इस पेंशन को समझना शुरू किया, तब जाके जानकारी मिलने लगी, तब जाके आंदोलन शुरू किया। तो इसके वजह से ये लेट लटित हो गया। ये सरकारें जो आती है वो खास तौर पर कानून पहले बनाती है या रद्द कर देती है और 2-4-5 साल बाद फिर उसको लागू करने के बाद फिर उसके विपरीत परिणाम जब आते हैं तब हम लोगों को पता चलता है। और वर्तमान में अलग अलग कर्मचारियों के संगठन के द्वारा उसको विरोध चल रहा है। खास तौर पर इस कानून को लागू रद्द है, वो ले रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको दिए, हमें भी दिए हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने ये कानून रद्द कर दिया गया है। और वर्तमान में जो भारत के सामाजिक स्तर पर, यानी जो कॉमन पीपल है, कॉमन नागरिक है, सिटीजन है, जो इस देश के नागरिक एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर को लेट लितिप के नाम से अभी इस पेंशन पर ट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा मानना कहना यह है कि इसके लिए जो शासन प्रशासन सिस्टम बनी हुई है वो उसके लिए जिम्मेवार है। जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 के या क्लास 1 के भी जो सिस्टम चल रहे हैं प्रशासन में,
उसका सही कंट्रोलिंग अगर महाराष्ट्र शासन की या अलग अलग राज्य की सिस्टम सही तरीके से उसको कंट्रोल करती है, तो उसमें मेरे ख्याल से लेट लतीफ जो बातें चलती है वो खास तौर पर काम के उपलक्ष्य में वो सामने नहीं आएगी। लेकिन इसमें यह भी बात सच्चाई नहीं है कि सभी 100% एम्प्लॉय जो है वो लेट लतीफ है। 90% कर्मचारी जो है भारत में सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉयज के पीछे एक राजनीति का वलय निर्माण किया जाता है और उस तरीके से उसको ट्रीट भी किया जाता है, और ऐसे कर्मचारी फिर शासन में इस तरीके से दबंगगिरी करने लगते हैं और इसके वजह से एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर बदनाम भी होते हैं, सिस्टम बदनाम होता है। संकेत जी। जी। मेरा अगला सवाल जो है वो प्रोफेसर विताल सर से है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे वजह क्या है और क्यों जरूरी है कि ये पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। संकेत जी, जी। पहले तो मैं भी आपका धन्यवाद देता हूं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। जो कि आपका पहला सवाल है कि पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में ये आंदोलन और ये मांग क्यों उठ रही है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि 2003 को ये बिल पास हुआ, जैसे कि राजदीप सर ने कहा। तो 2005 से स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको लागू किया, तो अभी उसको लगभग 17-18 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। लेकिन जो ट्रेड यूनियंस थी या कर्मचारियों की यूनियन थी, उनकी ये जिम्मेवारी थी कि ये पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कर्मचारियों को इसके संदर्भ में जागृत करना, आंदोलन करना, ये उनको करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये जो पेंशन का मुद्दा है ये सबसे ज्यादा क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी है उनके संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 के जो कर्मचारी है उनका वेतन का प्रमाण और क्लास 3 और क्लास 4 का जो वेतन है उसमें बहुत ज्यादा अंतर भी है। बिल्कुल। तो क्लास 1 और क्लास 2 के जो कर्मचारी है वो इससे आहत होते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में ये क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी आहत होते हैं उतनी मात्रा में वो नहीं होते, क्योंकि इनका जीवन जो है वो पेंशन पर पूरी तरह से निर्भर है। इनके पास उनके जीवन के समय में भी वो इसमें ज्यादा पैसा बचा नहीं सकते। वो तो सारा सैलरी जो है उनकी पूरी की पूरी जीवन यापन करने में और परिवार को संभालने में ही चली जाती है, तो वो भविष्य की बात कैसे करते हैं, ये उनकी समस्या है। तो तीसरे और क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी है उनकी ये सबसे ज्यादा समस्या है। तो इन कर्मचारियों में एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी और माइनॉरिटीज, ये जो 85% बहुजन कर्मचारी है इनकी संख्या क्लास 3 और क्लास 4 में सबसे ज्यादा है। तो ये इनकी सबसे ज्यादा समस्या है। लेकिन जो ट्रेड यूनियन बनाने और चलाने वाले लोग हैं, वो तो चलाने वाले जो लोग बनाने वाले और चलाने वाले लोग हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नहीं है। और इस कारण एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, एसबीसी, एनटीडीएनटी, विजेएनटी, ये जो लोग हैं इनके हक अधिकारों के बारे में ये ट्रेड यूनियन कभी संघर्ष करती हुई नहीं दिखाई देती है। इसीलिए उन्होंने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, चुप्पी साधी। लेकिन अभी 17 साल के बाद वो जो पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन को शुरू कर दिया गया, तो उसमें एक आमिष जो है, लालच जो है वो भी कर्मचारियों को दिखाया गया कि आप पहले केवल आप अपना प्रोविडेंट फंड देते थे, तो अभी आप 10% दे दो, हम आपको 14% देंगे। पहले 10% था, अभी 14% है। तो सरकार से हमारी पेंशन के लिए 14% मिल रहे हैं, तो हमारी पेंशन बढ़ेगी ना कि कम होगी। इस भ्रम में कर्मचारी रहे। वो लालच देने के कारण भी कर्मचारियों में ये सही जानकारी उसकी नहीं गई, जो कि ट्रेड यूनियन ने भी उनको
सही जानकारी देनी थी वो नहीं दी, इसलिए उनको उसके लेट एहसास हुआ। जब एहसास हुआ तो उन्होंने हर राज्य में पुरानी पेंशन हक संगठन का निर्माण किया, उसके तरफ से वो चलाते रहे इस आंदोलन को 10-12 साल से। लेकिन फिर भी उसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम में लड़ने वाली ट्रेड यूनियंस है वो इसके संदर्भ में काम नहीं कर रही है। लेकिन अभी कोरोना के समय में कई सारे कर्मचारियों का डेथ हुआ, तो उस समय उनके परिवार रास्ते पर आ गए। ना उनको पेंशन मिल रही है, ना उनको ग्रेजुइटी मिल रही है, ना उनको कोई कंपेंसेशन मिल रहा है। तो इसके कारण जिस कर्मचारियों को लाख रुपए की पगार मिलती थी, वो परिवार के लोग रास्ते पर आ गए और ऐसे हजारों में संख्या बढ़ गई। तो वो लोग इन यूनियन के संदर्भ ज्यादा तीव्रता से वो इस बारे में सोचने लगे और इस पर आंदोलन करने की भावना, तीव्र भावना उनमें हो गई। तो उनका जो आंदोलन ताकत से बढ़ सकता है, तो फिर वो जो मेन स्ट्रीम में जो ट्रेड यूनियंस थी उनको लगा कि अभी हमको भी इसमें कुछ करना चाहिए। तो इस दबाव में, कर्मचारियों के दबाव में हो, कर्मचारियों की तीव्र भावना है। 18 लाख कर्मचारी अगर एक साथ स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार है तो उनकी भावना कितनी तीव्र होगी, आप समझ सकते हैं इस बात। तो उनके दबाव में ये लोग जो है उनको ये मजबूरन करना पड़ रहा है। उनकी शायद इनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है एससी एसटी ओबीसी के, इसमें ज्यादातर कर्मचारी होने के कारण उनको इस नहीं, तरीके का लाभ। ये 18 लाख कर्मचारियों की जो बात कर रहे हैं आप, वो एक ही यूनियन में नहीं है, वो अलग अलग यूनियन में है। जो मेन स्ट्रीम यूनियन आपने बात की, उसमें भी वो लोग हैं। नहीं, ये अलग अलग यूनियन है, लेकिन उनकी जो कृति समिति बनाकर उसका नेतृत्व करने वाली एक ही संगठन है, एक या दो संगठन है। और राष्ट्रीय स्तर, ये समस्या केवल राज्य स्तर की नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है रिकॉग्नाइज है, जैसे कि इस आंदोलन के संदर्भ में जब इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अनऑथोराइज है इस तरीके की घोषणा की गई, या कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी, ये रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन नहीं है। तो जो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है, जैसे इंटक है, आईटेक है, SC2 है, AIC2 है, इस तरीके की जो ट्रेड यूनियंस है, ये संगठनाएं उनसे एफिलेटेड भी है। तो ये संगठनाओं ने भी इस कार्य में कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरीके का काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, चुप्पी साधे। तो ये लागू जो ये हुआ जो है उसके लिए 3 लोग जिम्मेवार है। एक तो सत्ताधारी पक्ष है, दूसरा जो विपक्ष है, और तीसरा जो है वो ट्रेड यूनियंस भी इसमें जिम्मेवार है। क्योंकि 17 साल के बाद, जबकि कर्मचारियों की अपने से, जैसे MSRTC का स्ट्राइक हो गया पिछले 6 महीने में जी, तो उस स्ट्राइक में भी यूनियंस नहीं थी। उस स्ट्राइक में कर्मचारी ज्यादा संख्या में सहभागी थे, क्योंकि कर्मचारियों की समस्या उग्र होने के बाद वो आंदोलन उनको अपने हाथ में लेना पड़ता है। तो कर्मचारियों की भावना है और वो सही है कि उनको इस तरीके की पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उस बात को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को ट्रेड यूनियंस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि उनको अभी पेंशन नहीं मिल रही, दिखाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है। वो पहले कुछ राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ के द्वारा इसका अभियान चलाकर लोगों को समझाया जाता था, बहुत बार भी समझाया गया है कि इस तरीके का षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहा है, कर्मचारियों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन इसका एहसास नहीं होता था। अभी एहसास बहुत जोर से होने लगा है, ये इसका कारण। तो इसलिए और कर्मचारियों को अभी पुरानी पेंशन में जो लाभ मिलते थे अभी वो नहीं मिल रहे, ये उसका मुख्य कारण। जी जी, यही सवाल मैं राजदीप सर से पूछना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा उनसे, खासकर हमारे दर्शकों के लिए, कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना क्या अंतर है दोनों में, और पुरानी पेंशन योजना के अलावा या उसके बजाय अगर नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है तो उससे नुकसान क्या है, राजदीप सर? संकेत जी,
पुरानी पेंशन यानी 1972 की पेंशन और 1939 की पेंशन और वर्तमान में जो न्यू पेंशन स्कीम आई है, उसमें अंतर यह है कि जो पहली पेंशन हुआ करती थी तो लगभग 8 प्रकार के इवेंट्स हुआ करते थे जो एम्प्लॉयज को उनकी सर्विस इनवैलिड हो, डिसेबल हो या फिर डेथ हो या फिर सुपर एनुएशन रिटायरमेंट हो। जिसे सुपर एनुएशन रिटायरमेंट का मतलब यह है कि उस जैसे कि मानिएगा कि महाराष्ट्र में 58 साल का सर्विस का ड्यूरेशन होता है, उम्र के हिसाब से वो रिटायर्ड हो गया है, उसकी उम्र के हिसाब से उसको सुपर एनुएशन रिटायरमेंट कहते हैं। तो पुरानी पेंशन में 8 प्रकार के जो इवेंट्स थे, जैसे कि उसको रिटायर होने के बाद निवृत्ति वेतन मिलता था, फिर कम्युनिटेशन ऑफ पेंशन थी, यानी अदला बदली भी पेंशन की क्या जा सकती थी, पेंशन बेचे जा सकती थी, उसका मोटा माटी बड़ा अमाउंट मिलता था। रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलती थी जिसे हम लोग उपदान कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग निवृत्ति निर्वाह वेतन भी कहते हैं। और फिर अगर इन सर्विस में डेथ हो जाती है तो मरणोत्तर डेथ ग्रेजुटी भी मिलती थी, यानी मरणोत्तर निर्वाह भत्ता भी मिलता था, उनके परिवार को मिलता था। सर्विस ग्रेजुटी मिलती थी, यानी सेवा में अगर वो रिटायर्ड हो गए पूरी सेवा करके तो फिर सेंट्रल में 60 साल के बाद और स्टेट में 58 साल के बाद उनको ग्रेजुटी मिलती थी। मान लीजिएगा उसका लिमिट लगभग 16.5 माह का वेतन उसको ग्रेजुएटी के उपलक्ष्य में मिलता था। लिव इनकैशमेंट मिलता था 300 दिन का, जो हमारी छुट्टियां अगर हम लोग छुट्टियां नहीं लेते हैं और बचाते तो 300 दिन का पेमेंट भी मिलता था, मोटा माटी अमाउंट वो भी रिफंड हम लोगों को मिलता था। अगर हम लोग सर्विस में है, सर्विस में सुपर एनुएशन रिटायरमेंट में आ गए, रिटायरमेंट के बाद रिटायर हो गए और 65 साल की उम्र में हमारी अगर कर्मचारियों की मृत्यु हो गई तो फिर फैमिली पेंशन भी मिलती थी, उसको कुटुंब निवृत्ति वेतन भी कहा करते थे, और ग्रुप इंश्योरेंस भी मिला करता था। हमारा इंश्योरेंस कटता है इन सर्विस में। अगर मान लीजिएगा कि मैं 57 साल का हूं और 57 साल में मेरी मृत्यु हो गई और एक साल की सर्विस मेरी शेष है, तो एक साल के सर्विस में मेरा जितना अमाउंट बनता था 12 माह का, वो इंश्योरेंस के रूप में मिलता था। इतने इवेंट जो है वो पुरानी पेंशन के भीतर सम्मिलित थे। नई पेंशन में उसका एक भी कोई ही इवेंट्स रखा नहीं गया है, कोई इवेंट्स नहीं रखा गया है। कर्मचारी खुद 12% अपने वेतन का हिस्सा कंपनी में इन्वेस्ट करे और 12% कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी। हर साल जो बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, अगर कंपनी को 4% बेनिफिट मिला तो 4% का 2% इसको बेनिफिट पेंशन में इसके खाते में जमा होगा और 2% उनके होगा। जीवन में कुछ उसको, जैसे पुरानी पेंशन में ग्रेजुटी में प्रोविडेंट फंड में हम लोग समय समय पर 25% पैसा निकालते थे, इस पर भी बैन लगाया गया था। केवल 2-3 चीजों के लिए एक बार लगाए, जैसे कि बच्चों की शादी है, बीमारी है या एजुकेशन है, मकान है, इसके लिए केवल एक ही बार निकाल सकते थे, इतना बयान लगा दिया। ये जो मैंने बातें बताई है वो नई पेंशन में एक भी सम्मिलित नहीं की गई है। जब संघर्ष चला, वेताल साहब ने जो बातें बताई, जब संघर्ष चला, मान लीजिएगा कि 2003 से 2023 आ गई और गवर्नमेंट ने इसके उपलक्ष्य में 2009 में एक ऑफिशियल मेमोरेंडम पास किया था और वो तारीख थी 5 मई 2009। 5 मई 2009 में जब नए पेंशन के उपलक्ष्य में जब थोड़ा बहुत संसद में हल्ला गुल्ला हो गया तो उस समय एक मेमोरेंडम निकाला था कि अगर कोई न्यू पेंशन स्कीम में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनकी सर्विस डिसेबल हो जाती है या इनवैलिड हो जाती है, तो उनके परिवार को पुरानी पेंशन लेने का विकल्प 2009 के ओएम में 5 मई 2009 के उसमें गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। खास तौर पर इस बात को मैं आपको बता दूं, उस गवर्नमेंट को सार्वजनिक करने के लिए 30 मार्च 2021 को फिर से सार्वजनिक करो, डिपार्टमेंट को उसको भेजो, यानी लगभग 2009 से 2012 को नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे कि वेताल साहब ने बताया कि बहुत से कर्मचारी कोरोना के समय में या पहले भी बार महाराष्ट्र और अन्य राज्य में मर गए हैं। अगर ये मेमोरेंडम नए पेंशन स्कीम का भी मान लीजिए कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अगर लागू करने के लिए वो सार्वजनिक किया जाता
तो बीच में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, तो कम से कम अगर वो एम्प्लॉइज इसमें पुरानी पेंशन लेने का विकल्प है, लेकिन विकल्प इस तरीके से रखा गया कि ये सरकारें जो है संकेत जी, वो लेना जानती है, देना नहीं जानती है। एनपीएस में अगर मान लीजिएगा कि मेरी सर्विस 15 साल की हो गई और 15 साल के भीतर मेरे अपने अगर मैंने 20 लाख रुपए जमा किए, तो विकल्प कैसे रखा है देखिएगा। अभी महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये विकल्प ही देकर वो जो लोगों ने आंदोलन को शुरुआत की है, हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये विकल्प अगर एक्सेप्ट करता वो इंसान, उसके परिवार को वो विकल्प लेने का कोई विकल्प नहीं रखा है। वो कर्मचारी ही विकल्प ले कि मैं मेरे मृत्यु के बाद मैं पुरानी पेंशन का विकल्प ले रहा हूं, एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 इसमें दिए गए हैं, तो अब भी उसको प्रसारित किया गया है। अगर वो लेता है तो उसके परिवार को जो उसके 20 लाख रुपए जमा हो गए, तो वो पहले पूरे के पूरे उसकी जो कॉर्पस है यानी अमाउंट है वो वापिस करो और फिर पुरानी पेंशन गवर्नमेंट देगी। ये कितना घोर अन्याय है कि 20 लाख रुपए उसका एनपीएस में जमा हो गया, जो ग्रेजुइटी के तौर पर या प्रोविडेंट फंड के तौर पर पुरानी पेंशन में आप वापस करते और फिर उसको कुटुंब वेतन भी देते, पेंशन भी देते, तो उसमें यह नहीं रखा गया इस मेमोरेंडम में, पहले वो पूरा का पूरा अमाउंट वापस करो और फिर विकल्प जो आपके घर के यानी एम्प्लॉयज ने स्वीकृत किया था, फिर उसके ऊपर आपको पुरानी पेंशन का विकल्प मिलेगा। इतना घोर अन्याय और दिशाभूल ये सरकारें यानी 12 साल के बाद लागू करने के बाद भी कर रही है। ये इतना बड़ा गंभीर मामला है संकेत जी। जी, ये जो आपने जो बातें बताई उससे एक बात मुझे समझ में आई, मतलब कई सारी बातें हैं, उसमें से एक बात ये है कि इसका पेंशन का जो सीधा संबंध है वो निजीकरण के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर मैं सही हूं राजदीप जी? जी जी है ना? तो हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी है। कई बार उन्होंने भी इस मुद्दे पर आंदोलन किया है। पिछले साल उन्होंने भारत बंद जैसा एक बड़ा आंदोलन किया था, उसमें भी उन्होंने निजीकरण का विरोध किया है, वो भी एक मुद्दा था। इसके अलावा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर भी एक मुद्दा उसमें रखा गया था। मैं चौधरी विकास पटेल जी से जानना चाहूंगा कि ये जो सीधा संबंध है पेंशन का निजीकरण के साथ में, निजीकरण होता है तो डायरेक्टली पेंशन अफेक्ट होती है। ये जो संगठनाएं अभी जो आंदोलन चला रही है, खासकर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आंदोलन हो रहा है, लेकिन वही सारे संगठन निजीकरण का विरोध करते हुए दिखाई नहीं देते। क्या कहेंगे इस पर? संकेत जी, देश भर में अलग अलग स्टेटों में ये मूवमेंट चल रहा है, कम या ज्यादा प्रमाण में चल रहा है, हर जगह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी 2 बार इसको लेकर भारत बंद किया, 25 मई 2022 को और 29 नवंबर 2022 को 2 बार हम लोगों ने इसको लेकर भारत बंद किया। बड़ा सवाल ये है कि सरकार कुछ भी गवर्नमेंट का नहीं रखना चाहती है, हर चीज को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। देखते देखते संविदा आया, पहले डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब होती थी, अनपढ़ से अनपढ़ लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ तक जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं होता था, ऐसे लोग भी रेलवे में, बीएसएनएल में और तमाम गवर्नमेंट संस्थानों में वो नौकरी करते थे और उनके बच्चे भी उसमें लगते थे, वो पेंशन भी लेते थे और ये सारी बातें। फिर देखते देखते क्या आ गया कि संविदा आ गया और संविदा को देखते देखते अभी ठेकेदारी प्रथा है। और ये सारा होने के साथ साथ एक तो नौकरियां ही खत्म हो गई। अभी आप गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो बहुत कम नौकरियां गवर्नमेंट के क्षेत्र में हैं। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट जॉब में आए उनकी पेंशन भी बंद की गई और इस बात का हवाला दिया गया कि पेंशन से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक भार आता है और ये आर्थिक भार को कम करने के लिए हम कर्मचारियों से ही पैसा लेंगे और उसको हम शेयर मार्केट में लगाएंगे या कंपनियों में लगाएंगे और फिर उससे जो पैसा आएगा उसके आधार पर फिर हम ये सारा पेंशन देने का काम करेंगे। तो ये एक स्कीम आई। शुरू में कर्मचारी इस स्कीम को कितना समझ पाए, नहीं समझ पाए, या गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि आप जितना दे रहे हो 10% तो हम भी 10% देंगे, फिर उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 14% किया, क्योंकि हो हल्ला मच रहा था इसको लेकर के लगातार। तो लेकिन सवाल ये है कि आप हमारे पैसे को भी मार्केट में लगाने के लिए जा रहे
और कहाँ मार्केट में लगाना है ये आप तय कर रहे हो। और फिर उसमें कोई निश्चितता ही नहीं है कि वो मार्केट में लगने के बाद उसमें निश्चित रूप से बेनिफिट ही होगा या नुकसान होगा, इसकी कौन सी गारंटी है। अगर इसकी गारंटी नहीं है तो फिर इसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारी को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो 60 साल की उम्र में जब नौकरी उसकी जाएगी, उसके बाद उसको बुढ़ापे में जीवन यापन के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी इसमें नहीं है। वहीं आप जब आप आर्थिक भार का ये बता रहे हो कारण कि इसकी वजह से हम पेंशन को रोक रहे हैं और न्यू पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, तो दूसरा सवाल ये है कि कितने एमपी हैं, एमएलए हैं, इनको भी तो पेंशन है, इनको भी तमाम प्रकार के भत्ते हैं, इनको तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। तो इसके लिए क्या आर्थिक बोझ नहीं आता है गवर्नमेंट के ऊपर? इसके लिए भी तो आर्थिक बोझ आता है। मगर इसके लिए जो आर्थिक बोझ आता है, इसके लिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और उनको पेंशन है। मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष और जैसा कि बेताल सर ने कहा कि ट्रेड यूनियनों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत में जो ट्रेड यूनियन है उनका पूंजीपतियों के साथ में साठगांठ हो गया है। और इसलिए ये गवर्नमेंट जॉब के बाद संविदा सिस्टम आया, संविदा सिस्टम के बाद फिर अभी ठेकेदारी का सिस्टम आया, अब तो डॉक्टर भी ठेके पे रखे जा रहे हैं। मैंने तो अपनी मीटिंगों में कई जगह सवाल उठाया कि ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां डॉक्टर बनाती हैं या एनजीओ डॉक्टर बनाते हैं जो डॉक्टर सप्लाई कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां डॉक्टर पैदा करती हैं तो गवर्नमेंट को किसी एनजीओ को डॉक्टर सप्लाई करने का ठेका देने की क्या जरूरत है? मगर ऐसा हो रहा है। तो ये जो स्थिति है कुल मिलाकर के देश को कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है, बल्कि बहुत ज्यादा हद तक सौंप दिया गया। मान लो अभी कर्मचारी से पैसा लिया गया, चलो गवर्नमेंट ने भी दिया, उसको लगाया। अभी जिस तरीके से शेयर मार्केट गिरा है, अभी कुछ दिन की बात है, और अडानी के ऊपर जिस तरीके से सवाल खड़े हुए, उसके बाद एलआईसी जिस तरीके से, एसबीआई जिस तरीके से सारी चीजें हुई, तो उसमें कर्मचारियों ने जो पैसा लगाया उसका क्या है? अगर हमें शेयर में ही पैसा लगाना है तो हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, फिर आपको लगाने की, हमारे पैसे को आपको लगाने की क्या जरूरत है शेयर में? वो तो हम भी लगा सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम थी वो गारंटी देती थी कि भाई आपका जो लास्ट सैलरी है, उसका जो मूल वेतन है, उसका जो 50% है वो हम आपको पेंशन में देंगे, उसके साथ आपको महंगाई पेंशन में देंगे, जिससे आपकी उम्र पूरी तरीके से कट सके। मगर इसको बंद किया जाना ये बहुत ज्यादा कर्मचारियों के साथ अन्याय है। तो इसके खिलाफ में सभी लोगों को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, मगर जो निजीकरण चल रहा है, निजीकरण, अब इससे एक बड़ा निजीकरण को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? अभी लोग क्या सोच रहे हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में क्या अंतर है? अभी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में एक टेंशन वो चीज थी जो ये तय करती थी, नहीं नहीं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अंतर है। अभी जो स्थिति पैदा हो गई, अभी पेंशन खत्म हो गई और तमाम प्रकार की सुविधाएं खत्म हो गई, तो लोगों को लग रहा है अभी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो निजीकरण हो रहा है तो होने दो निजीकरण। अब निजीकरण में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, और उसमें भी जाति देखकर लोगों को रखा जा रहा है। मगर ये निजीकरण को, इससे लोगों की मानसिकता भी निजीकरण के लिए बन रही है कि अरे अब गवर्नमेंट नौकरी के लिए क्यों परेशान होना है, गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं परेशान होना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जैसी ही हो गई, तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध ही क्यों करना है? तो होने दो। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति देश के अंदर पैदा की जा रही है कि लोगों की मानसिकता भी प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में बने और प्राइवेट हाथों में ज्यादा से ज्यादा चीजें दिया जाए। और जैसा कि बहुत सारी चीजें लगभग दी जा चुकी है, अगर ट्रेड यूनियन इस बात को लेकर के सतर्क होते और इस बात को लेकर के उनकी नीयत सही होती, साफ होती, तो आज इस स्थिति में ना तो कर्मचारी पहुंचते, ना जितना बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है ये भी नहीं हो पाता। लेकिन जो ज्यादातर ट्रेड यूनियन है वो या तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, या तो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, या तो कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े। कम्युनिस्ट लोग लगातार निजीकरण का विरोध करते हैं, मगर ये सारी चीजें देश में हो रही है, इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन उनकी तरफ से, बड़ा जागरण अभियान भी उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला।
अभी लोगों को क्या लग रहा है कि जो कर्मचारियों ने, किसी बड़े ट्रेड यूनियन ने इसके खिलाफ भूमिका नहीं निभाई, बल्कि तमाम छोटे छोटे संगठन बने, ओपीएस बहाल करो, इसके लिए हर राज्य में तमाम संगठन बने, उन संगठनों ने अपनी संख्या बढ़ाई, और वो जब बड़े पैमाने पर वो आंदोलन होने लगा तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी कूद गई, क्योंकि ये वोट का सवाल, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों की गवर्नमेंट थी जब उन लोगों ने अपने अपने राज्यों में बंद किया, सेंटर में बंद किया। आज वही लोग कर रहे हैं। जो पार्टी विपक्ष में जब तक होती है वो कहती है ओल्ड पेंशन स्कीम आना चाहिए, वही पार्टी जब सत्ता पक्ष में जाती है कहती है इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जैसे फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में आर्थिक, पहले वो कहते थे कि होना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये है, कुल मिलाकर बहुत बड़ी साठगांठ है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो ट्रेड यूनियन है, वो कांग्रेस, बीजेपी या कम्युनिस्टों से जुड़े हुए हैं, और ज्यादातर उनका नेतृत्व ब्राह्मण लोग ही ज्यादातर करते हैं। तो वो इस देश के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी को खास तौर से रिजर्वेशन मिलता है, उस पॉलिसी से उनको बहुत ज्यादा, उनको अच्छा नहीं लगता है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है, वो सशक्त होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये चीजें खत्म हो, एससी एसटी ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व ना हो। और उसका एक ही रास्ता है, अगर गवर्नमेंट जॉब रहेगी, गवर्नमेंट संस्थान रहेंगे, तो फिर तो रिजर्वेशन रहेगा। रिजर्वेशन रहेगा, जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के लोगों में रिजर्वेशन को लेकर चेतना आई है, जागरूकता आई है, तो उसको आज की तारीख में रोका नहीं जा सकता। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उसका उसको ही निजीकरण कर खत्म दिया कर जाए। दिया, निजीकरण कर दिया जाए, गवर्नमेंट जॉब ही खत्म कर दिया जाए। तो इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मैं तो ये भी कहता हूँ आने वाले समय में भारत के अंदर भारत कहाँ है ये भी खोजना पड़ सकता है, क्योंकि देसी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, इसके अलावा भारत के अंदर भारत कहाँ है ये खोजना पड़ सकता है। तो उसमें हम लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है कि हम लोगों को इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। संकेत जी। जी वेताल सर, मैं आप ही के पास में आ रहा था कि चौधरी विकास पटेल जी ने जो बातें कही है, क्या आप उन बातों से सहमत है या आपकी उनसे कुछ अलग राय है? क्योंकि निजीकरण एक बहुत बड़ा विषय है, और निजीकरण का पेंशन के साथ में क्या संबंध है, इसको जरा आप बताइए। जिस बात को राष्ट्रीय स्तर पर छिपाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। जो कि आपने सवाल पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो कि चौधरी पटेल जी ने कहा अभी कि निजीकरण जो है, एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन और उनका प्रशासन में या नौकरियों में जो परसेंटेज बढ़ता रहा था, तो उसको खत्म करने के लिए, या वो जो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से सक्षम हो रहे थे, तो उसको खत्म करने के लिए नई आर्थिक नीति के तहत ये निजीकरण की पॉलिसी बनाई गई। तो ये निजीकरण की पॉलिसी का मतलब क्या है? तो सरकार के द्वारा उपक्रम चलाए जाते हैं, सरकार की ही कंपनियां होती है। जैसे कि बीएसएनएल को हम जानते हैं, एलआईसी को हम जानते हैं, नालको को जानते हैं, बाल्को को जानते हैं, भेल को जानते हैं, ये कई सारी, रेलवे डिपार्टमेंट को जानते हैं। इस तरीके की सरकार के द्वारा निर्माण की गई हुई 348 सेंट्रल इंटरप्राइजेस है। 348 एंटरप्राइजेस सरकार के द्वारा निर्माण की गई और वो चलाई गई। लेकिन ये एंटरप्राइजेस निर्माण करने के लिए जो पैसा सरकार को चाहिए था, कई लाख करोड़ का पैसा, क्योंकि इन्हीं 348 कंपनियों के द्वारा या उपक्रमों के द्वारा, सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को 50% के 50% ही अगर हम मान ले, तो भी उनको कई करोड़ नौकरियां इसमें मिलती थी, सरकारी नौकरियां मिलती थी या सेमी गवर्नमेंट में नौकरियां मिलती थी। तो उनके घर में आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम हो रहे थे, सामाजिक दृष्टि से सक्षम हो रहे थे, पढ़ रहे थे, नौकरियां मिल रही थी। तो उसको खत्म करने के लिए शासक वर्ग ने इन सभी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान बनाया। अभी इस तरीके के जो 348 प्रोजेक्ट बनाए गए, तो उसका और पेंशन का क्या संबंध है, ये अगर कर्मचारी लोग समझते हैं, तो फिर इसका सारा जो अभी जो बोल रहे हैं वो लोग नहीं दे सकते हैं, कैसे देंगे, ये आधी बात वो बता रहे, पूरी बात नहीं बता रहे। पूरी बात क्या है? कर्मचारी पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के वेतन से 6%
प्रोविडेंट फंड जीपीएफ जिसे कहते हैं, और वो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कोई कर्मचारी है तो उनके द्वारा भी इस तरीके का 10% का ईपीएफ बोलते हैं उसको लिया जाता। अभी ये ईपीएफ अगर केवल महाराष्ट्र का हम ईपीएफ देखें तो 18 लाख कर्मचारी अगर है और एक कर्मचारी का 6% में भी हम अगर देखते हैं तो 2000 या 3000 रुपए अगर हम एक महीने का उसका देखते हैं तो इस हिसाब से लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि कम से कम एक साल में 60,000, अभी तो डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन में या एनपीएस में 1 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास इन कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन आता है, एक साल में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सारा पैसा पुरानी पेंशन में जमा होता था। इस पैसों से उन्होंने ये पैसा लिया और ये पैसा किस काम के लिए लगाया? तो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उनको चलाने के लिए भी लगाया। उसके साथ साथ बचा हुआ सारा पैसा जो है वो इस तरीके की कंपनियां जो है उनको खड़ा करने के लिए पैसा लगाया। उनमें जो बेचकर अभी सरकार ले रही है डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो ये लगभग 350 प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए इस पैसे को लगाया गया और इस पैसे को लगाने के बाद इन कंपनियों का विस्तार हुआ, उनको मुनाफा हुआ। तो उस मुनाफे में से 8% जो है इन कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड पे ब्याज के रूप में दिया जाता था और बाकी का जो पैसा है अभी आज के तारीख में इन आपको हैरानी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2022 के बजट में, पिछले बजट में 2,26,000 करोड़ यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए एज डिविडेंड रेवेन्यू के रूप में इन एंटरप्राइजेस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा हुए। 2.25 लाख करोड़ रुपए अगर इन कंपनियों के द्वारा मिलते तो वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहां से आ गया? इन्हीं कर्मचारियों के पास से पैसा आया ना, तो वो भी लगाया। कर्मचारियों को नौकरी भी, बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी उससे हल हो सकती है, होती है। तो इतना बेनिफिट जो है उस बेनिफिट से कर्मचारियों को पेंशन और उपदान दिया जाता है सरकार की तिजोरी से, मतलब कर्मचारियों का पैसा सरकार की तिजोरी में जाता है। तो उसके आधार पर जो मुनाफा होता है उस मुनाफे के आधार पर पेंशन मिलती है। तो इसमें सरकार को अपने से नहीं देना पड़ता है, 2.25 लाख करोड़ में से देना पड़ता है ना, उसमें से देना पड़ता है। उससे भी ज्यादा और ज्यादा बेनिफिट होता है, अलग अलग सेक्टर में लगाए जाते हैं। तो ये मतलब ये घाटे का सौदा नहीं है बिल्कुल सरकार का। सरकार को इससे मुनाफा भी होता है और कर्मचारियों को पेंशन देना भी संभव होता है, ये बात है। लेकिन निजीकरण करने से क्या हो गया? निजीकरण करने से इन कंपनियों को एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने से बेचा गया। अभी इनको बेच दिया तो सरकार के नए उपक्रम या नई कंपनी खड़ा करने का कोई मामला नहीं है। तो सरकार ये कर्मचारियों का पैसा लेकर इन्वेस्ट कहां करेगी? तो इन्वेस्ट वहां नहीं कर रही है। तो ये निजीकरण 90 से शुरू किया तो 2004 तक ये कर्मचारियों का पैसा कहां इन्वेस्ट करे, ये सवाल जब पैदा हुआ तो उसको रास्ता निकालने के लिए उन्होंने नई पेंशन स्कीम की योजना बनाई, न्यू पेंशन स्कीम की। ये न्यू पेंशन स्कीम की योजना क्या है? तो ये न्यू पेंशन स्कीम की योजना है, पहले तो केवल कर्मचारी जो है वो ईपीएफ जीपीएफ भरता था, वो भी उसको वापस मिलता था। अभी उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम बनाई जिसमें जीपीएफ है ही नहीं, उसमें कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। ये कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को 10% देना पड़ता है और गवर्नमेंट पहले कर्मचारियों को पैसा जीपीएफ लेती थी, इन्वेस्ट करती थी, मुनाफे पे पेंशन देती थी, गवर्नमेंट में उसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था। अभी ये 10% कर्मचारियों का भी लेते हैं और जनता का जो 14% है वो भी इसमें डालते हैं 14%, और वो 14% दोनों मिला के 24% जो होता है, 24% जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर में, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में। तो
उद्योगपतियों को ये पैसा देते हैं, वो उद्योगपतियों में इन्वेस्ट करते हैं। पहले गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते थे। आता पहले गवर्नमेंट का कोई मुनाफा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं था, सरकार चलाने का, जनता का कल्याण करने का उद्देश्य था। अभी अब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने हैं तो उनका तो मुनाफा में कमाने का से ये है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा ज्यादा काट रहे हैं और बहुत थोड़ा दे रहे, बहुत थोड़ा दे रहे। अभी अभी देखो, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, प्रोजेक्ट चलाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार ये कहती है प्रोजेक्ट, मान लो कोई नेशनल हाईवे डेवलप करना है, मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट बनाना है, अलग अलग रास्ता बनाना है, सरकार कहती है हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है। जैसे सोलर सिस्टम का पूरे देश में खड़ा करना है, उसके लिए सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। तो सरकार क्या कहती है, वो माइनिंग के लिए भी कहती है, पेट्रोकेमिकल के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसको चलाने के लिए हमको बहुत ज्यादा करोड़ रुपए की जरूरत चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सरकार क्या कहती है कि ये तुम देखो, उद्योगपतियों को कहती है तुम देखो, तुम चलाओ इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो हम नहीं चला सकते हैं, रेलवे हम नहीं चला सकते, तुम चलाओ। और ये चलाने के लिए वो उनको बेच रहे और उनको खरीदने के लिए पैसा किसका दे रहे, अपने से 14% दे रहे और कर्मचारियों का तो ये 24%, ये सरकारी कंपनियों को खरीदने के लिए गवर्नमेंट दे रही और हमको कह रही पैसा नहीं। अरे भाई, इतना लाख करोड़ ये उद्योगपतियों के पैसा आया कहां से, वो तो हम ही लोग उनको दे रहे हैं, एम्प्लॉय दे रहे हैं। तो ये दोगली बात जो सरकार कर रही है, इस बात को हमको समझना चाहिए। तो इसके कारण ये जो सिस्टम था वो डिसइन्वेस्टमेंट के कारण, सरकारी कंपनियों को बेच देने के कारण, ये बेचने के कारण ये हो रहा है। और वो एक ही बात बता रहे हैं, दूसरी बात नहीं बता रहे, क्योंकि ये राजकोष से, गवर्नमेंट ट्रेजरी से पेंशन देने का मुद्दा नहीं था, ये मुनाफे पर आधारित जो सरकार की नवरत्न कंपनियां थी उसमें सरकार इन्वेस्ट करती थी और उससे जो मुनाफा आता है उस मुनाफे के आधार पर पेंशन का वितरण होता था। नवरत्न है, मिनी रत्न है, महारत्न है, और ये सेंट्रल एंटरप्राइजेस है, 350 कंपनियां है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग कंपनियां है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग है, इससे भी ये सारा है। तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है। हाँ, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता था, उसके मुनाफे के आधार पर कर्मचारियों को, गवर्नमेंट कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। वो इन्वेस्टमेंट को ही उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये मतलब क्या है, पूंजीपतियों को कंपनी खरीदने के लिए भी पैसा देना, उनको उसका कंपनी मुनाफा भी खरीदने देना, का अधिकार भी देना, उसका मुनाफा भी देना। इतना ही नहीं, वो कंपनी चलाते हुए घाटे में आते तो घाटे के लिए सरकार के कोष से ही उनका कर्ज भी माफ कर देना। मतलब ये सारा के सारा पूंजीपतियों के हित में चल रहा है। ये उसका मूल कारण है। ये इस बात को हमको समझने दे। तो पेंशन डिस इन्वेस्टमेंट से, प्राइवेटाइजेशन से ही पुरानी पेंशन खत्म हुई। पुरानी पेंशन पहले खत्म हुई, बाद में न्यू पेंशन बनाई। बिल्कुल, पुरानी पेंशन ही उन्होंने पहले, वो पुरानी पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर पुरानी पेंशन डिपेंड थी। उन्होंने उसको खत्म किया, निजीकरण करके खत्म किया। खत्म करने के लिए SC ST OBC को, नौकरियों को खत्म करने के लिए किया। उसके कारण ये पुरानी पेंशन की समस्या, ना देने की समस्या हो गई है और न्यू पेंशन स्कीम को उन्होंने लागू कर दिया। ये निजीकरण का। और इसका अगर निजीकरण को रद्द करके उसका राष्ट्रीयकरण करते हैं, फिर से इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर से पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। जी, मतलब और इससे सरकार जो अभी कह रही है कि हम पर जो राजकोषीय घाटा होता है या सरकार पर आर्थिक बोझ होता है वो नहीं होगा। अगर सरकार राष्ट्रीयकरण करती है कंपनियों का, जिससे जैसे वो निजीकरण कर रही है, तो सरकारीकरण अगर किया जाता है तो पेंशन को दिया जा सकता है जैसे पहले दिया जाता था, और इससे सरकार पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक डाटा भी है, वो डाटा के आधार पर मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट करके, मेरे पास डाटा है
जो गवर्नमेंट कंपनियां है, कुछ कंपनियों का एक साल का जो इंक्रीज है वो 310% मुनाफा होता है उनको, कुछ कंपनियों को 25% मुनाफा होता है। तो ये और उस कंपनियों में उनका प्राइवेटाइजेशन करके फिर वो विदेशी कंपनियों को या पूंजीपतियों को उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये 25% बेनिफिट किसको मिलता है? पूंजीपतियों को मिलता है। पूंजीपति को मिलता है। और पूंजीपति वो कंपनियों में पैसा लगाने के लिए किससे लेता है? ये कर्मचारियों से ही लेता है। कर्मचारियों से पूंजीपति ये कंट्रीब्यूशन के नाम पर और इसके नाम पर लेता है, उसको 25% होता है। और वो हमारे लोगों को कर्मचारियों को कितना देता है? 6% देता है। तो मतलब बीच का कौन खा जाता है? पूंजीपति खा जाते हैं ना, ये उसका। जी बिल्कुल। हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत दादा ओवाल भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत दादा, आपने ये अभी तक जो चर्चा हुई है वो सुनी है। सभी का ये कहना है, राजदीप सर ने कहा, विताल सर ने कहा, चौधरी विकास पटेल इन्होंने कहा कि ये सारा जो है वो राजनीति इसकी हो रही है। जी सर। केंद्र सरकार ने 2003 में, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तब इस पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया। फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 2005 में, नवंबर 2005 में महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया। अभी जो बीजेपी है उसकी फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार है और बीजेपी का ये कहना है, अभी की सरकार का ये कहना है कि हम उस पुरानी पेंशन योजना को नहीं लागू कर सकते क्योंकि इससे आर्थिक बोझ जो है वो सरकार पर आता है। तो ये सरकारें, ये पार्टियां दिखाने के लिए पब्लिक के सामने तो अलग अलग दिखाती है कि नहीं हमारी पॉलिसी अलग है, हम बीजेपी के विरोध वाले हैं। कांग्रेस ऐसे कहती है, फिर बीजेपी कहती है कि नहीं हम कांग्रेस के विरोध में हैं। तो ये उनकी पॉलिसी को एक ही तरीके से लागू किया जा रहा है। पहले बीजेपी सेंटर में करती है, फिर कांग्रेस स्टेट में करती है, और फिर एक बार जब स्टेट में बीजेपी आती है तब वो कहती है कि हम इसे उस पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं कर सकते। ये जो सारी राजनीति हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये 2024 के चुनाव को देखकर ये ऐसा किया जा रहा है या इस आंदोलन का 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई असर देखने को मिलेगा? प्रथमतः आप सभी का धन्यवाद है सर। आप बहुत सारे सीरियस इशू पर सीरियस इशू आप उठाते हैं। यमन टीवी का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं पहली बार यमन टीवी पर आया हूं और उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने सर अभी हमारे चौधरी विकास पटेल साहब है, राजदीप सर है और हमारे वेताल सर है, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे आपको कहे हैं और उनके पास जो नॉलेज है उन्होंने पूरा डिटेल्स आपको दिखाया भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी सर ने बताया कि ये जो पुरानी पेंशन है बंद करने के लिए पहला उन्होंने एलपीजी लागू किया, जो 1991 में कांग्रेस ने उसको लागू किया और उसकी अमलबजावनी बीजेपी ने की। कांग्रेस ने वो कानून लाया, एलपीजी का कानून कांग्रेस ने लाया, अमलबजावनी बीजेपी ने की, और पुरानी पेंशन खत्म करने का कानून बीजेपी ने लाया और महाराष्ट्र में उसकी अमलबजावनी कांग्रेस ने की। तो ये चचेरे माउसेरे लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस हमको एक दूसरे के दुश्मन दिखते हैं, लेकिन ये दुश्मन नहीं है। ये लोगों की पॉलिसी एक ही है, क्योंकि दोनों भी पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी है। कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, आगरकर, गोखले, रांडे, तिलक नाम के ब्राह्मणों ने की। उसी में से आरएसएस की निर्मित हो गई। आरएसएस की निर्मित भी ब्राह्मणों ने की। उस आरएसएस के कुछ लोगों ने मिलकर जनसंघ की निर्मित की, वो भी ब्राह्मणों की पार्टी थी, और जनसंघ के माध्यम से आगे जाके बीजेपी की निर्मित हुई। तो ये दोनों भी पार्टी की रणनीति एक है, पॉलिसी एक है, उद्देश्य एक है, विचारधारा भी एक है। लेकिन हम लोग बहुजन समाज के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस बीजेपी अलग अलग पार्टी हैं। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कांग्रेस सेक्युलर है और ये कम्युनल है। लेकिन बात यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की एम्प्लॉयज को खत्म करने की पॉलिसी दोनों ही पार्टी की है, और ये पार्टी बार बार सत्ता में आने की वजह से उनको सत्ता का माज है, सत्ता की मस्ती है, और वो मस्ती
ईवीएम के माध्यम से आई है। आपको पता होगा कि ईवीएम भारत देश के अंदर कांग्रेस ने लाया, बीजेपी ने उसको समर्थन दे दिया, कम्युनिस्ट का समर्थन मिला, बीजेपी का समर्थन मिला। कम्युनिस्ट, बीजेपी और कांग्रेस ने इसको लागू करने के लिए, इसकी अमलबजावनी करने के लिए ज्यादा पहल किया। इसका, ये ईवीएम मशीन का फायदा कांग्रेस को भी होता है, ये कम्युनिस्ट को भी होता है और बीजेपी को होता है। बाद में वो लोग सत्ता में आते हैं, ईवीएम का उपयोग करके सत्ता में आने की वजह से उनको सत्ता में काबिज करना आसान होता है। वो सत्ता में काबिज होने के बाद हमारे बहुजन समाज के विरोध में ज्यादातर निर्णय लेते हैं। तो जितने भी पेंशनर कर्मचारी अभी पुरानी पेंशन को लागू करो इस मुद्दे को लेकर मांग कर रहे हैं, वो लोगों को मेरे एक रिक्वेस्ट है, बहुजन मुक्ति पार्टी की वो लोगों को पूरा समर्थन है कि उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पेंशन ना कांग्रेस की बाप की है, ना बीजेपी की बाप की है, ना कांग्रेस दे सकती है, ना बीजेपी दे सकती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, ना महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। तो अभी वेताल सर ने यह बताया था कि जो 348 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं, उसमें जो मुनाफा होता है, वो मुनाफे के थ्रू से उनको पेंशन मिलती है। तो ये फडणवीस के बाप के घर से नहीं आती है, ये मोदी के बाप के घर से नहीं आती है, ये राहुल जी के बाप के घर से भी नहीं आती है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग सर्विस कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, उनमें जो मुनाफा होता है, उनमें जो नफा होता है, उस पर डिपेंड वो जो पेंशन मिलती है। ये पेंशन वो लोग नहीं देना चाहते हैं, तो अगर पुरानी पेंशन उनको अगर चाहिए तो ईवीएम के खिलाफ में भी कर्मचारी को आंदोलन करना पड़ेगा, ये मुद्दा भी उनको उठाना पड़ेगा। जैसे 19 लाख कर्मचारी ईवीएम के खिलाफ में एक लफ्ज भी बताएंगे, तो साथियों मैं आश्वासन के तहत कहता हूं, ये 100% के तहत मैं ये कहता हूं कि उनको एक हफ्ता के अंदर वो बीजेपी वाले लागू करेंगे। क्यों? उनको पता है कि ईवीएम उनका मूल मुद्दा है और वो मूल मुद्दे को दबाना चाहते हैं। और जो कर्मचारी लोग आंदोलन पर बैठे हैं, उनको इतना ही पता है कि हमारी पेंशन नहीं मिल रही है, वो समस्या पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजन उनको पता नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर वो रीजन पर काम करते हैं, सही रीजन है, ईवीएम पर घोटाला करके ये लोग बार बार सत्ता में आने की वजह से हमारे बहुजन समाज के खिलाफ में वो लोग ये निर्णय लेते हैं। वो अगर निर्णय नहीं लेना है, अगर ऐसा हमारे लोगों को लगता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा ईवीएम को विरोध करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ईवीएम को विरोध करेंगे, ईवीएम जैसे ही बंद हो जाएंगी, वैसे ही पुरानी पेंशन मिलने की चालू होगी, मुझे ऐसा लगता है। संकेत जी। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो आपने उठाया है इस पूरी चर्चा में, क्योंकि ईवीएम ही ये वो एक वजह है कि जिसके कारण सरकार को ये डर नहीं लगता कि इतने सारे कर्मचारी हमारे विरोध में जाएंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई में, और तुरंत बाद कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो एक साल का समय अभी बचा है इन दोनों चुनावों के लिए। तो फिर भी सरकार को यह डर नहीं लग रहा है, बीजेपी को यह डर नहीं लग रहा है कि इतने सारे कर्मचारी जो है, जैसे विताल सर ने बताया कि करीबन 18 लाख कर्मचारी है जो इस पुरानी पेंशन योजना को ना मिलने की वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो ये लोग 18 लाख कर्मचारी और उनके जो परिवार वाले हैं, जो वोटर हैं, वो सरकार के विरोध में या पार्टी के विरोध में जा सकते हैं। ये इसी वजह से संभव है क्योंकि उनके पास में ईवीएम है और उन्हें ये लगता है कि ईवीएम की वजह से हम सत्ता पा लेंगे फिर एक बार, हमें इन कर्मचारियों के वोटों की जरूरत नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। हमारे साथ भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक विकी बेलखोड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे ये जानना चाहता हूं कि अभी सरकार ने या सरकार चलाने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपने कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर उतारा है और वो ये कह रहे हैं कि हमें भले ही पेंशन ना दी जाए, लेकिन हम ये जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी वर्तमान में, उससे आधे
तनख्वाह पर हम लोग काम करने के लिए तैयार है। और ये ज्यादातर लोग जो है वो बेरोजगार हैं। यानी उन्होंने उनके बेरोजगार लोगों को रास्ते पर उतारा है, या कर्मचारियों के विरोध में सोशल मीडिया पर वो अभी बयानबाजी या सोशल मीडिया के जरिए कर्मचारियों को, जो आंदोलन करने वाले कर्मचारी हैं, उनको ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा का इस पर क्या कहना है, और इस सारे मसले पर भारतीय बेरोजगार मोर्चा इसे कैसे देखता है? विकी, धन्यवाद बिल्कुल। सर। जी सर, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो एमएन टीवी का धन्यवाद देता हूँ कि इतना ज्वलंत जो वर्तमान का विषय है उन्होंने चर्चा के लिए अपनी टीवी पर लिया हुआ है। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया वो काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि एक तरफ सरकार के विरोध में कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं, और इस परिस्थिति में जो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार के इशारे पर ही ऐसा माना जा सकता है कि कुछ बेरोजगारों को अपने साथ में लेकर उनको मिसगाइड करने का काम यह सरकार कर रही है, ताकि उनको यह उनमें भ्रम फैलाया जाए कि यह जो कर्मचारी है, इन कर्मचारियों के वेतन में 4 लोगों को नौकरी लग सकती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो आप लोगों का जो रोजगार का जो मामला है, यह रोजगार इन कर्मचारियों के वजह से ही बेरोजगारी निर्माण हो रही। यह मिसगाइड कुछ लोगों के माध्यम से बेरोजगारों को किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो इस टीवी चैनल के माध्यम से भारतीय बेरोजगार मोर्चा की भूमिका के माध्यम से मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन को लेकर देश भर में जितने भी संगठन, जितने भी कर्मचारी अगर यह आंदोलन कर रहे हैं, तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा इन सारे कर्मचारियों को जाहिर समर्थन करता है इस पुरानी पेंशन के मामले को लेकर। दूसरी बात कि मैं ऐसा मानता हूं कि बेरोजगारों में जो जागृति होनी चाहिए थी, वो जागृति न होने के कारण भी बेरोजगार कुछ लोगों के इशारे पर वह मिसगाइड हो रहा है, जिसके कारण बेरोजगारों को यह जानकारी नहीं है कि वर्तमान में यह जो बेरोजगारी, यह जो मुद्दा है, यह बेरोजगारी का मुद्दा यह सरकार ने जो निजीकरण के माध्यम से जो एलपीजी एक्ट लाया हुआ है 1991 में, जो कि न्यू आर्थिक नीति के माध्यम से मनमोहन सिंह जी ने लाया, और उसको एनडीए और यूपीए दोनों सरकार ने समर्थन किया। यानी कि निजीकरण का समर्थन कांग्रेस समर्थित पार्टियां और बीजेपी समर्थित पार्टियों ने किया, जिसके कारण निजीकरण के माध्यम से जो मेरे पूर्व जो वक्ता थे माननीय वेताड़ सर ने भी कहा कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी के डिविडेंड फंड से जो नई कंपनियों को खड़ा किया जा सकता है, लगभग 348 कंपनियों को खड़ा किया जा सकता है, किया गया है, उस सभी सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया निजीकरण के माध्यम से। तो निजीकरण के माध्यम से बेचने की वजह से जो युवा है, जो सुशिक्षित है, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, यह सारी कंपनियों को बेचने के कारण उनमें बेरोजगारी पैदा हुई है। यह सारा मामला निजीकरण का मामला है। एलपीजी इसका मुख्य कारण है। अगर प्राइवेटाइजेशन, जो एलपीजी का एक्ट आया, जिससे सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया, जिससे सरकारी जितनी भी संस्थानें थी वह उद्योगपतियों के हाथों में बेच दी गई, यह सारा जो मामला है यह एलपीजी के कारण किया गया है। अगर यह एलपीजी का कारण जो निजीकरण आया है अस्तित्व में, यह निजीकरण का अगर विरोध कर्मचारी 1990 से अगर करते, तो लगभग उनकी पुरानी पेंशन अभी तक के उसको वह रह सकती थी, ऐसा माना जा सकता है। तो यह जो वर्तमान में जो बेरोजगार है, यह बेरोजगारों ने बड़ी मात्रा में यह कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, और साथ ही कर्मचारियों ने भी और साथ ही बेरोजगारों ने भी यह निजीकरण का पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की समस्या और बेरोजगारी के रोजगार की समस्या यह केवल मात्र एक ही है, वह है निजीकरण। अगर निजीकरण के विरोध में अगर आवाज बुलंद की जाती है, देश भर में की जाती है, अगर कर्मचारियों के साथ साथ बेरोजगार भी अगर अपना मंच साझा कर एक ताकत निर्माण कर अगर एक बड़ा आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए अगर कामयाब हो जाते हैं,
खास निजीकरण के मुद्दे को लेकर, तो साइमल्टेनियसली दोनों की भी समस्या का समाधान हो सकता है। एक तरफ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का भी समाधान हो सकता है और दूसरी तरफ बेरोजगारों के रोजगार का भी समाधान हो सकता है। आखिरी महत्वपूर्ण यह बात है कि जिस प्रकार से सरकार बेरोजगारों को बता रही है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी दी जाती है, लेकिन बेरोजगारों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी भी प्रकार से हमारी सिक्योरिटी नहीं है। हमारी सिक्योरिटी जो है वह गवर्नमेंट नौकरियों के आधार पर है, जैसी पेंशन योजना हो, और पूर्व हमारे राजदीप सर ने भी सारी मुद्दे हमें बताए हैं। तो हमारे युवाओं ने, हमारे बेरोजगारों ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी नहीं चाहिए, तो हमें परमानेंट नौकरी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। इसी के ही माध्यम से हमारे कर्मचारियों की भी समस्या का समाधान हो सकता है और दूसरी तरफ बेरोजगारों का भी हो सकता है। हम भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से देश भर में लगभग 50, पहले फेज में हम 50 कार्यक्रम बेरोजगारों की संसद का यह करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल को मुंबई के आजाद मैदान से होगी और महाराष्ट्र में लगभग यह 6 प्रोग्राम हमने आयोजित किए हैं डिवीजन। हेलो, इसका जो समारोपीय कार्यक्रम है यह संविधान चौक पर किया जाएगा। तो हम हमारे यह बेरोजगारों की जो संसद जो हम करने जा रहे हैं, इसमें प्रमुखता का विषय ही हम यह रखने वाले हैं कि निजीकरण का पुरजोर विरोध किया जाए और कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। साथ ही इस मुद्दों को लेकर हम पूरे देश भर में यह जनजागरण का काम करने जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को और बेरोजगारों का एक राष्ट्रीय स्तर पर मंच खड़ा हो और निजीकरण के विरोध में और बेरोजगारी के विरोध में और कर्मचारियों के पुरानी पेंशन के समर्थन में इस सरकार को झुकाया जा सके और हमारी समस्या का समाधान किया जा सके। संकेत जी, सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। मैं विकी बेलकोडे ने जो बातें कही उनको मैं कुछ पॉइंट आउट कर रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बेरोजगारों की संसद जो है वो सारे देश भर में लगा रहे हैं, जिसका पहला कार्यक्रम, पहली संसद जो है वो 1 अप्रैल को मुंबई के आजाद मैदान में होगी। यानी बेरोजगार ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान संसद दिल्ली में है वो बेरोजगारों की समस्या को समाप्त करने के लिए नकारा है, नालायक है, और इसी वजह से बेरोजगार जो है वो अपनी खुद की संसद, अपने खुद के सवाल और उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर निजीकरण की समस्या का समाधान हो गया, निजीकरण खत्म करके अगर राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण अगर होता है, तो पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो उसका भी हल निकलेगा और बेरोजगारी जो देश में दिन ब दिन बढ़ रही है उसका भी समाधान निकाला जा सकता है। मेरा आखिरी एक सवाल 2 मान्यवरों से है। चौधरी विकास पटेल जी, आप सामाजिक संगठन चला रहे हैं, कई सारे राज्यों में आपकी शाखाएं हैं, वहां आपने भारत बंद जैसे 2 बार बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरा यह है आपसे कि ये जो इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, खासकर सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन होते हैं, अभी पेंशन का मुद्दा है, उससे पहले महाराष्ट्र में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी है उनका आंदोलन चला, लेकिन उन आंदोलनों को समाज का साथ सहयोग नहीं मिलता है या कम दिखाई देता है ऐसा साथ सहयोग मिलना। इसकी क्या वजह है? समाज क्यों इनके पीछे खड़ा नहीं होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जो कर्मचारी है वो खुद ही समाज से कट जाता है। कर्मचारी बनने के बाद में वो समाज से कट जाता है, या तो सिटी प्लेस पर रहने लगता है और उसकी मतलब नौकरी मिल गई तो सिटी प्लेस पर ही रहेगा, जहां नौकरी मिली वहां रहे। तो ये तो समाज से कट जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जनता के अंदर एक परसेप्शन ये बना हुआ है, ये तो कर्मचारियों का मुद्दा है, वो अपने बच्चे को सरकारी नौकरी मिले इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है, या जो नौजवान है वो हमको सरकारी नौकरी मिले इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है। मगर वो जब कोई सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे आते हैं तो उसको लेकर के वो इस प्रकार से सोचता है, नहीं ये तो कर्मचारियों का मुद्दा है, कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना है। तो इस प्रकार की जो एक मानसिकता बनी हुई है वो मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए कर्मचारियों को भी थोड़ा सामाजिक होना पड़ेगा।
कर्मचारी अलग थलग हो जाता है, सरकार वो एम्प्लॉय होने के बाद वो अलग थलग हो जाता है। और उसके लिए जो ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय मूल्यवासी भोजन कर्मचारी संघ जैसे जो ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं, वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो कर्मचारियों के संगठन हैं, अगर वो समाज से जोड़ने का काम करें, और जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है, जिस तरीके से ये कर्मचारियों का इशू है, मगर ये किस तरीके से पूरे समाज को प्रभावित करेगा, पूरे देश को प्रभावित करेगा, इस प्रकार से अगर इन बातों को लेकर के समाज में जाया जाए तो समाज उनके साथ में जुड़ सकता है। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर कर्मचारी आंदोलन बस ये हमारा ही इशू है, इसको लेकर के चलते हैं। और जब ये केवल हमारा ही इशू है, जबकि वो केवल कर्मचारियों का इशू नहीं है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है, और उसका प्रभाव यहाँ तक है कि वो समाज के ऊपर भी उसका प्रभाव है, और अंतिमता वो राष्ट्र के ऊपर उसका प्रभाव होने वाला है। तो जो समाज और राष्ट्र को जो मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं, उन मुद्दों को केवल कर्मचारियों का इशू समझना, या कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी उनको कर्मचारियों का इशू ही केवल बनाना, ये जो है ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसकी वजह से लोगों को ये लगता है, लोगों की का ऐसा विचार बनता है कि अरे ये तो कर्मचारी लड़ रहे हैं, कर्मचारियों का मुद्दा है, तो हमको इससे क्या लेना देना। क्योंकि लोगों के अंदर इतनी व्यापक समझ नहीं, वो समझ पैदा करने का काम भी उस समाज से जो निकल कर आए एम्प्लॉय वर्ग है, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा तमाम सामाजिक संगठन के लोग मानते हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो लोगों को एक तो सही जानकारी नहीं है, लोगों के पास में सही समझ नहीं है, सही जानकारी और सही समझ ना होने की वजह से लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि ये कर्मचारियों का मुद्दा है, और उस पर उनको व्यापक समर्थन नहीं मिलता है, और कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा हड़ताल कर लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कोई धरना प्रदर्शन रैली कर लेते हैं। लेकिन जब तक उसको पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक उसको राष्ट्र हित के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक कर्मचारियों का कोई आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं किया जा सकता है। तो ये जो निजीकरण का मुद्दा है, या जो पेंशन स्कीम को जिस तरीके से अभी सभी लोगों ने सुना कि किस तरीके से ये निजीकरण किया जा रहा है, और इससे देश को क्या नुकसान है, आम लोगों को क्या नुकसान है, अगर ये सारी बातें पब्लिकली ओपन किया जाए और इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, तो निश्चित रूप से समाज इस मूवमेंट में आ सकता है। मगर वही कमी है कि लोगों के अंदर चेतना नहीं है, जानकारी लोगों तक पहुंच ही नहीं रही। असल बात तो यह है कि अभी मीडिया के जो हालात देश में हो गए, मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो तो बहुत ज्यादा खराब हो गए। मतलब पहले भी खराब थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अब तो कुछ कोई भी सही बात कोई बोलने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई करने के लिए मीडिया तैयार नहीं है। बस दिन रात हो, तो जैसे अभी यूट्यूब चैनलों का जमाना आया, तो बहुत सारे यूट्यूबर आप देखते होंगे, तो कुछ भी हेडिंग्स लगाते हैं, कुछ भी उसको उसके ऊपर फोटो लगाते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा व्यू आए। तो इसी प्रकार से आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कर रहे हैं कि उनको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, और सारा का सारा उनका भी प्राइवेट, एक तो वो प्राइवेट है, और प्राइवेट के ऊपर भी वो इतने ज्यादा अभी उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया कि कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में सारी चीजें आ गई है मेन स्ट्रीम मीडिया की। तो इसकी वजह से भी सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, और सही जानकारी न पहुंचने से जो आदमी का सोचने का तरीका वो सही नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इतना ज्यादा लोग परेशान हो गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा रास्ता क्या। जैसे स्टालिन के बारे में एक कहानी कही जाती है कि वो संसद में एक मुर्गे को लेकर आया, उसके सारे पंख उखाड़ दिए, और फिर वो दाना डालता रहा, मुर्गा उसके पीछे आता रहा, फिर वो मुर्गा उसके पैरों में आ गया। तो उसने कहा कि यही हाल देश की जनता का, यही हाल जनता का है, उसके सारे पंख उखाड़ दिए जाते हैं, फिर उसको थोड़ा दाना डाला जाता है, किसी को कहा जाता है तुमको राशन दिया जा रहा है। अब नौ बेरोजगार क्यों कह रहे हैं कि भाई हमको पेंशन भी नहीं चाहिए, हमको इनकी आधी सैलरी भी चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको तो आधी सैलरी वो भी मिल रहा है, वो भी मिलने की स्थिति नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं। तो इसलिए इतना लोगों को उलझा दिया गया है अलग अलग तरीकों से, पूरी पब्लिक में अलग अलग सेंटिमेंट बनाए जाते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि ये जो विद्रोह हो रहे हैं ये एकजुट ना हो पाए। चाहे किसानों का मूवमेंट हो, चाहे कर्मचारियों का मूवमेंट हो, या बेरोजगारों का मूवमेंट हो, या ओबीसी के लोगों का मूवमेंट हो, SC ST के ओबीसी का जो रिजर्वेशन का मूवमेंट चल रहा है, इन सारी के जड़ में एक बात यह है कि निजीकरण, इन सारी के जड़ में एक बात यह है कि ये निजीकरण, और निजीकरण की वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है।
तो ये जो है ये तो सबका कॉमन इशू है, मगर ये जो सभी लोगों का कॉमन इशू है उस कॉमन इशू पर लोग इकट्ठा ना आए। अगर कॉमन इशू पर इकट्ठा आकर के लोग लड़ाई लड़ेंगे, जड़ में पहुंच जाएंगे। जैसे अभी ईवीएम का भी मुद्दा है, वो भी एक जड़ का मुद्दा है। तो अगर लोग जड़ में पहुंच जाए और संगठित होकर के लड़ाई लड़े तो इसका समाधान हो सकता है। लेकिन कभी किसान लड़ रहा है, कभी बेरोजगार लड़ रहा है, कभी कर्मचारी लड़ रहा है, कभी ओबीसी लड़ रहा है, कभी एससी लड़ रहा है, कभी मराठा लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, तो किसी की समस्या का समाधान नहीं होता। उनके सेंटीमेंट का फायदा उठाकर कुछ लोगों को पॉलिटिकल लाभ जरूर हो जाता है और कुछ लोगों को उसका थोड़ा लॉस हो जाता है, ये होता है। लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसलिए जरूरत है जनता के साथ में, पब्लिक के साथ में सही मैसेज लोगों तक जाए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता निर्माण किए जाए, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का यूज किया जाए और सही बात पहुंचा करके उनको, लोगों को एक साथ लाया जाए और बृहद आंदोलन ताकि हो सके। जी बिल्कुल। प्रोफेसर वेताल सर, क्या क्यों हो रहा है ऐसा? चौधरी विकास पटेल ने तो कई सारे बातें कही, कम समय में उन्होंने हर एक मुद्दे को छुआ है, मीडिया के मुद्दे को छुआ है, उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को छुआ है, लेकिन बेसिकली समाज का समर्थन इन कर्मचारियों के आंदोलन को नहीं मिलता दिख रहा। क्या इसकी वजह यह भी है कि जब समाज के मुद्दे आते हैं तब कर्मचारी अपने घरों में रहता है, जैसे चौधरी विकास पटेल ने भी कहा कि वो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं? बता सकते? सही है कि कर्मचारियों की ये समझ है कि मुझे जो नौकरी मिली है वो मैं पढ़ा लिखा, मैंने प्रयास किया, बहुत अभ्यास किया, इसके कारण मुझे नौकरी मिली है। ऐसा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, इनके जो एनटी डीएनटी एससी बीसी जो 6000 जातियों के समूह के लोग हैं, उनके पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको जो नौकरी मिली है वो केवल उन्होंने जो प्रयास किया, कष्ट किया, इसके कारण मिली है। लेकिन इतना ही नहीं है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि नौकरी मिलना, रिजर्वेशन मिलना और वेतन मिलना, पेंशन मिलना, ये सारा के सारा जो है ये महापुरुषों ने उनके हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ाई से समाज को जो अधिकार हासिल हुए, समाज को जो अधिकार हासिल हुए, नौकरी का अधिकार हासिल हुआ है, या जैसे कि प्रतिनिधित्व करने का, रिजर्वेशन का, ये समाज को है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं है, समाज का अधिकार है। ये अधिकार समाज को मिले हैं और समाज के प्रतिनिधि के तौर पर इन लोगों को नौकरियां मिलती है। तो इस बात को भूल गए हैं कि सामाजिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करने से ही अपने अपने अधिकारों की सुरक्षा होगी। इस बात को वो नहीं जानते हैं, और जो कुछ जानते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। तो इस बात से उनको बच के रहना चाहिए, इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। और जब वो इस तरीके को समझेंगे तो उनको समाज की जरूरत आज की तारीख में वो देख रहे हैं कि वो जब पेंशन का आंदोलन चल रहा है तो सरकार में बैठे जो लोग हैं वो इन लोगों के विरोध में समाज को ही खड़ा करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कर्मचारियों के विरोध में समाज को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और ये जो कर्मचारी है हमारे समाज के प्रतिनिधि है, इसकी भी जानकारी समाज को नहीं है। ये नौकरी का अधिकार नहीं है, प्रतिनिधित्व का अधिकार है। सत्ता में जाए या प्रशासन में जाए तो समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिनिधित्व के तौर पर हमें नौकरी मिली है। इस बात को कर्मचारियों को भी जानना चाहिए, और ये हमारे प्रतिनिधि है तो भी हमारी अधिकारों की रक्षा हो सकती है। ये समाज की समझ और कर्मचारियों की समझ अगर ऐसी होगी तो ये समस्या नहीं होगी। लेकिन ये एक इसका कारण है। दूसरा कारण जो है कि इसकी जानकारी जो है, अभी देखो कि ये जो पेंशन का मुद्दा है, पुरानी पेंशन का मुद्दा है, इसको जो संगठना के लोग चला रहे हैं उनके सामने सरकार के द्वारा एक सवाल खड़ा किया गया है, और समाज में भी ये सवाल उन्होंने रखा है कि हम अपनी खजाने से, सरकारी खजाने से कर्मचारियों को पेंशन क्यों दे? अगर देंगे तो नहीं दे सकते, इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का बोझ, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का बोझ सरकार पर आएगा। और सरकार पर बोझ आएगा तो फिर सरकार जो है
ये निश्चित रूप से सहज है, ये नेचुरली है कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आता है तो जनता ये कहेगी कि विकास के लिए पैसा नहीं रहेगा तो उनको पेंशन क्यों दो, ऐसा होना संभव है। लेकिन शायद इसी शायद लोगों में ये भी भ्रम डाल दिया गया है कि ये आपके टैक्स का पैसा, यानी आपके पैसा, जनता का जो पैसा है वो इनको दिया जाएगा, तो आपसे और टैक्स वसूला जाएगा। ये दोनों बातें, एक तो ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा, दूसरा खजाने पर बोझ बढ़ेगा, ये भी बात है, तीसरे जी खजाने से पैसा जाएगा और ये इतना 1 लाख करोड़ का होगा। तो इस बात को सही तरीके से जो कर्मचारियों की संगठन है उनकी तरफ से जो सही जानकारी वो देनी चाहिए वो नहीं दी जाती है। बिल्कुल। वो इस बात को वो इस बात को जानते हैं, जानते नहीं है ऐसा नहीं है, जानते हैं, इसीलिए तो 2000, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है, ये एक बात है खजाने से देना, एक बात, दूसरी बात है कर्मचारियों खजाने से देना था तो फिर 14% गवर्नमेंट ने काहे को इन्वेस्ट किया फिर? अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि खजाने से हम देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को यह सवाल है कि आपने 14% उनके खाते में क्यों जमा किया फिर? तो जमा करने का मतलब है खजाने से नहीं देना है, तो ये 14% से कैसे दे सकते हैं? इसको दोनों तरफ से छिपाया जा रहा है, सरकार की ओर से भी छिपाया जा रहा है और जो यूनियन है उनके द्वारा भी इस बात को छुपाया जा रहा है। अभी ये जो पैसा है ये 14% है या 10% है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में है क्या ये पैसा? अभी स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है, वो नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा है कि ये 24% अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऐसा नहीं कह रहे ना वो। ये पैसा जो है 24%, 10%, पहले तो 6% जाता था, अभी 10% जाता है कर्मचारियों के वेतन से। वेतन से कॉन्ट्रीब्यूशन 10% जाता है, पेंशन के लिए जाता है। जी दूसरा 14% जो है वो गवर्नमेंट का पहले नहीं जाता था, मुनाफा होता था, अभी गवर्नमेंट की ओर से, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की ओर से 14% हर कर्मचारी का जो है वो पेंशन के लिए जाता है 14%, और वो दोनों मिला के पहले ये 24%। गवर्नमेंट के पास रहता था, ये 24% अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। जिन जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन को लागू किया है उनको इस पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत है, क्योंकि स्टेट इन्वेस्ट करेगा तो वो सेंट्रल के लोगों को मालूम है, चाहे वो अलग पार्टियों के राज्य होंगे, उनको अगर पैसा देते हैं तो इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे तो पुरानी पेंशन को बहाल कर सकेंगे। इसलिए सेंटर ने वो पैसा अपने पास में रखा। सेंट्रल देने के लिए तैयार नहीं है, जी तैयार नहीं है। अभी ये जो आपको पुरानी पेंशन अगर शुरू करनी है तो सबसे पहले नई पेंशन को खत्म करना होगा ना, बिल्कुल। क्योंकि नई पेंशन में ये 10% और 24% कलेक्शन करने का मैंडेटरी प्रोविजन है, हर को ये मैंडेटरी है कि उनको ये इसका कटिंग करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफआरडीए में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा करना हर एक को कंपलसरी है, उसको कोई भी एम्प्लॉय ना नहीं कह सकता है। अभी वो 17 साल के पैसा जो है वो वापस लाना होगा और इसके बाद वापस लाने के बाद इन्वेस्ट करना होगा, इन्वेस्ट करने के बाद उससे ही पैसा मिलेगा। इसको फडणवीस और बीजेपी के लोग और वो सरकार के लोग छिपा रहे, वो कह रहे नहीं उससे नहीं देने का, तो किससे देने का? तो वो दूसरी बात कह रहे, वो राजकोष से देने का है। तो ये दोनों सच्चाई अगर दोनों तरफ से हो जाए, अगर कर्मचारियों के प्रतिनिधि, संगठन के प्रतिनिधि सच्ची तरीके से मांग करे और उनको ये कहे कि हमारा पैसा है भाई, हमारे इन्वेस्टमेंट से हमको पेंशन भी मिलेगा, पब्लिक सेक्टर भी खड़ा हो जाएगा और इससे कई सारे करोड़ नौकरियां भी इसमें चलेगी, बनेगी नौकरियां, बेरोजगारों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की क्या जरूरत है अभी? बिल्कुल नहीं, आपकी बात से एक नई जानकारी सामने आई है कि ये जो मामला है वो स्टेट का नहीं, वो सेंटर का मामला है। वो आंदोलन अगर करना है या दबाव अगर बनाना है तो स्टेट पर दबाव बनाने से या किसी एक पर्टिकुलर राज्य में आंदोलन करने से वो लागू नहीं होगा जब तक आप सेंटर पर दबाव नहीं बनाते, जब तक आप राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा नहीं करते। जो 2005 में अगर ऐसा होता था, स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम को नहीं स्वीकार करता था और अपने 14% के और कर्मचारियों के 10% के पैसे
उनको देता ही नहीं तो अपने बलबूते पर ही भी स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकता था। जो पेंशन है वो दे सकता था, वो सेंटर के ऊपर जैसे डिपेंड कि रहने की हाँ, जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी। अभी 17 साल से पैसा आपका उनके पास है और वो कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। इसका मतलब ये अभी सेंट्रल का मुद्दा हो गया, केवल स्टेट का नहीं। और सेंटर का कानून तो सेंटर में खत्म करना होगा। बराबर। तो इसके लिए ये सेंट्रल लेवल का मुद्दा है। ये तो ये इसमें कुछ जरूर ऐसी बात है जिसको छुपाया जा रहा है। छुपाने का मतलब है ये सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। इसमें हो सकता है कि कर्मचारियों के साथ धोखेबाजी होने की ज्यादा संभावना है और दिखाई दे रही है धोखेबाजी। इससे कर्मचारियों को सावधान रहना चाहिए और अपने बलबूते पर सही तरीके से इसकी मांग करनी चाहिए। कैसे पेंशन मिल सकती है कर्मचारियों को, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं कैसे पेंशन कर्मचारियों को मिल सकती है। देखो, बिल्कुल। हम अगर प्राइवेट किसी सीए के पास जाते हैं और उस सीए को कहते हैं कि मुझे मेरा पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, मुझे ज्यादा पैसे कैसे मिलेंगे बता, तो वो आपको अलग अलग तरीके के रास्ते बताएगा। उसमें एक रास्ता ये भी बताएगा कि आपको, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, मान लो आप हर महीने में 5,000 रुपए हर महीने में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, हर महीने में 5,000 करो, और वो अगर आपको कम से कम 20-25% भी मिलता है, 12% से भी देता है, तो 12% से 5,000 रुपए कर्मचारी 30 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर, मैं ये आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें इसके लिए नहीं बता रहा हूं, ये जी समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे हो सकता है। एक आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई भी आदमी देख सकता है इसको, या आप किसी सीए के पास भी जाकर पूछ सकते हैं। वो अगर 10-12% से भी 12% से भी उसको रिटर्न मिलता है, तो ये 10,000 रुपए 5,000 रुपए के 30 साल में हो जाते 2.25 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ पकड़ो। अगर कोई कर्मचारी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उससे उसके 2.25 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अगर उसको 2.25 करोड़ रुपए हो गए, उसके 5,000 के, वो अभी कोई 10,000 है, कोई 20,000 है, इतना इन्वेस्ट कर रहा है ना कोई, बिल्कुल। तो 5,000 के लगभग 5,000, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये मिनिमम ये हो जाता है अभी 10% से जो है 90% या 80% लोगों का डिडक्शन जो है मंथली, ये 5,000 से है। अगर वो 5,000 आज के तारीख में करता है, आगे तो बहुत ज्यादा होगा, तो उसके खुद के 2.25 करोड़ रुपए हो जाएंगे। उसके 2.25 करोड़ उसके होते, सरकार तो उससे ज्यादा 10,000 मानो या 7,000 देती है, सरकार भी 5,000 ही देती है ऐसा मानो 14% से, तो वो हो जाएंगे 2.25 करोड़ रुपए उसकी सेवा समाप्त होने तक। अभी ये 2.25 करोड़ रुपए किसी भी प्लान में अगर सरकार इन्वेस्ट करती है, ये मानो कर्मचारियों का कुछ भी नहीं लिया सरकार ने, 10% नहीं लिया, सरकार अभी 14% दे रही है, उसी को ही सरकार अगर इन्वेस्ट करे सही तरीके से, जैसे म्यूचुअल फंड में मैंने बताया, ये तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो है ना, वो 25-25% मैंने आपको कहा कि वो 2.25 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट में जमा हो रहे हैं, तो वो तो ज्यादा 310% है कुछ कंपनी का। ऑयल कंपनियां जो है वो उनका जो इनकम एक सालाना इनकम जो है उनका 310% इनकम बढ़ जाता, पहले से 310% बढ़ जाता, कुछ का 100% इस तरीके से बढ़ जाता है। ये भी है, देख सकते हैं आप लोग, कोई भी देख सकता है। तो इतना ज्यादा बढ़ता है, मान लो ये हम 12% से भी देखते हैं ईयरली, तो भी 2.25 करोड़ रुपए, मान लो 1.5 करोड़ रुपए पकड़ते हैं, तो 1.5 करोड़ से किसी भी बैंक में वो 1.5 करोड़ रुपए डाला जाए तो उसका 6% कम से कम साल का ब्याज, बाकी जगह तो ज्यादा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी डाला है, तो 6% होगा, तो उसका पेंशन कितना हो जाएगा देखो, 1 करोड़ का 6 लाख होगा, 1.5 करोड़ का 9 लाख रुपए होगा, तो एक साल का ब्याज 9 लाख रुपए आएगा, तो 75,000 रुपए उसको पेंशन मिलेगी।
इतनी पेंशन। तो आज जिसका 5,000 रुपए डिडक्शन हो रहा है, मतलब जिसका 50,000 है उसको मिल सकती है ना ये से करो। तो इसके पहले गवर्नमेंट अपने ही इन्वेस्टमेंट करके देती थी ये पेंशन। 2004 तक तो कोई इसका मसला नहीं था, देती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने पैसा लिया और गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे सकती है इसके लिए उन्होंने किया, ऐसा तो नहीं है। तो ये बात को छुपाने का काम कर रहे हैं और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये उद्योगपतियों को मुफ्त में देने का काम चल रहा है, ये जो है उसका मुख्य कारण है। तो इसलिए इस बात को कर्मचारियों को समझना चाहिए। और तो ये दोनों बातें हैं, एक तो कर्मचारियों को इस तरीके का मुनाफा हो रहा है और इससे पब्लिक सेक्टर में अगर इसको इन्वेस्ट किया जाता है तो कई नए आयाम खुल सकते हैं, कई सारे। अभी एक ही पुरानी कोई कंपनी है तो वो जिस क्षेत्र में मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी, आज के जमाने में वो मैन्युफैक्चर उपयोगी नहीं हो सकता है। इसलिए वो कंपनी जो है माना जा सकता है कि वो कंपनी अभी जो है वो मुनाफे में नहीं हो सकती। लेकिन आज के तारीख में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग तरीके की जरूरतें हैं लोगों की। उसके लिए अगर गवर्नमेंट, जैसे कि सोलर का बहुत ज्यादा है, वाइंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, कई सारी चीजें है, उनको अगर रास्ते अच्छे बनाने हैं, टोल लिए जाते हैं करोड़ों रुपए के। तो ये करोड़ों के टोल लेते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ये रास्ते इन्वेस्ट करके बनाती है? और उस पर जो टोल आप सरकार के लिए ले, सरकार को ही टोल ले, सरकार ही टोल लेती है, उद्योगपतियों के खाते में टोल की रकम जमा करती है, ज्यादा पैमाने में जमा करती है, उनको कहीं ज्यादा मुनाफा हो जाता है। तो वो रिटर्न ज्यादा, वो कई सारे उद्योगपति ज्यादा रिटर्न सरकार के ही योजनाओं में इन्वेस्ट करके लोगों को ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो उद्योगपतियों को ज्यादा मुनाफा, वो अपना मुनाफा लेकर भी ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो ये गवर्नमेंट अगर ये करती है तो, लेकिन गवर्नमेंट करती है तो समाज का अधिकार बच जाता है। तो समाज का अधिकार बच जाता है, वो बचना नहीं चाहिए, इसके लिए वो कर रहे हैं। तो ये समाज को, ये कर्मचारियों की तरफ से समाज को ये बातें समझानी चाहिए। वो अगर समाज को इस बातों को समझाते हैं और समाज को समझाने के बाद समाज पुरानी पेंशन के समर्थन में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके बिल्कुल जानकारी का अभाव इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जानकारी के अभाव में ट्रेड यूनियन है ही है, इसके अलावा जो सरकार है वो भी है, विरोधी दल के लोग जी। इसका एक मुख्य कारण ये भी है, जो ट्रेड यूनियन है या जो लोग पुरानी पेंशन की हासिल करने के लिए अभी आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं या करते आए हैं, उनका पूर्व चरित्र अगर हम देखते हैं तो वो निजीकरण का विरोध करते हुए नहीं देखते हैं। बिल्कुल। अगर वो निजीकरण का विरोध करते हैं तो पुरानी पेंशन अपने आप रिस्टोर हो जाती है। बिल्कुल, अगर उन्होंने पहले ही निजीकरण का विरोध किया होता तो ये बात, ये जो समस्या आज खड़ी हुई है वो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, और जिसके लिए आज कर्मचारियों को रास्ते पर उतरने की जरूरत भी नहीं होती, और इससे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो भी नहीं बढ़ती। तो निजीकरण की वजह से काफी सारी समस्याएं निर्माण हुई है, जिसका समाधान एक ही है कि निजीकरण को बंद कर दिया जाए। और जैसे श्रीकांत तो दादा ओहाल, उन्होंने जो कहा कि ये ना कांग्रेस कर सकती है ना बीजेपी कर सकती है, अगर बीएमपी की सत्ता आती है तो शायद बीएमपी के लोग इस मुद्दे पर काम कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल राजदीप सर से है कि विताल सर ने अभी कहा कि ये कोई राज्य का मुद्दा नहीं है कि राज्य सरकार पर आप दबाव बनाने के लिए आंदोलन करो, और उसके बाद खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा सकता है, ये सेंटर का मुद्दा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आरएमबीकेएस या राज्य में जो अभी आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में आरएमबीकेएस यानी राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की आगे की क्या भूमिका रहेगी? संकेत जी, ये राष्ट्रीय इशू जो है पेंशन का और खाजगीकरण का, 2019 में राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ने 3 विषय को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया था। पेंशन का मुद्दा था, खाजगीकरण का मुद्दा था और किसानों का मुद्दा था।
उसको लेकर हमने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया था। तभी हमने वो वर्तमान के जो अलग अलग संगठन है एम्प्लॉयज के जो पेंशन के उपलक्ष्य में लड़ते हैं उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन एक भी संगठन हमारे द्वारा निर्धारित किए हुए आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। महाराष्ट्र में वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, तो उसके पहले यानी पिछले साल 3 राज्य स्तर पर हम लोगों ने पेंशन के उपलक्ष्य में आंदोलन किए हैं। 2017 से हम निरंतर, जैसे भी हमारे अपने ध्यान में आया कि ये सभी विषय जो है पेंशन का, प्राइवेटाइजेशन का, अभी नया शिक्षा नीति का जो सब्जेक्ट है, जो हमारा संगठन प्रोटान है, प्रोफेसर टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज पूरे भारत में है, तो हम लोग जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर, विभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर कैडर प्रबोधन लगा रहे हैं। जो सम्मेलन कर रहे हैं उस पर फर्स्ट प्रेफरेंस में उस सब्जेक्ट को लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और वर्तमान में जो ये आंदोलन चल रहा है तो हम इसमें सम्मिलित नहीं है। उसका कारण सम्मिलित ना होने का माननीय वेताल साहब ने जो कुछ कारण बताए उसमें से बहुत से कारण है, क्योंकि अब इस आंदोलन को लीडिंग जो कर रहे हैं वो सही साफ तौर पर मैं बता दूं तो बहुत से संगठन तो बीजेपी को समर्थन करने वाले संगठन है। वर्तमान में बीजेपी स्टेट में अभी स्थापित है। अब जो लोग उस पक्ष का समर्थन करते हैं तो इस्टेब्लिश करने के लिए भी वो कार्य करते होंगे। अब वो सेंट्रल में जो बीजेपी है वही पार्टी जो है वो कतई पेंशन के पक्षधर नहीं है, उन्होंने कानून रद्द कर दिया है। और हमारा मानना ये कहना है कि भारत में बीजेपी जो है वो कैडराइज पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई प्रादेशिक पार्टी नहीं है, वो कैडराइज नेशनल पार्टी है। वो आरएसएस की पार्टी होने के वजह से उसका कैडर, उसका एक निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर वो काम करते हैं। महाराष्ट्र में जो अभी वो पक्ष है, अभी जो सरकारें है, वो कतई उसको लागू नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं। तो वर्तमान में महाराष्ट्र में हमारे पेंशन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द हो नई वाली, उसके उपलक्ष्य में और खाजगीकरण के उपलक्ष्य में ऑलरेडी अभी हमारे आंदोलन चल रहे हैं। पहला चरण हम लोगों ने 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का किया था, काली फीत लगाकर लक्ष्यवेध आंदोलन किया था। अभी 19 तारीख से हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं और 23 तारीख को हर जिला कचहरी पर हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग केवल राज्यों को नहीं दे रहे, हम लोग जानते हैं कि ये सेंट्रल का मुद्दा है, राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करे, राष्ट्रपति को ये अधिकार है। सरकार अगर नहीं मान रही है, संविधान में अगर आर्टिकल 43 में अगर ये मुद्दा, ये आर्टिकल सम्मिलित है तो राष्ट्रपति इस पर निर्णय ले रहे हैं, तो पूरे के पूरे ज्ञापन हम राष्ट्रपति के नाम से कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोगों ने माह दिसंबर तक 4 चरण आंदोलन के लगाए हैं। 3-3 माह के भीतर हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे। अभी ये महाराष्ट्र के स्तर पर आंदोलन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये मसला हासिल हो। जो मैंने एनपीएस के द्वारा जो अलग अलग कानून समय समय पर आए हैं उसी में का एक कानून उनको गुमराह करके लागू कर देंगे। अब बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं, कुछ मिल गया, फैमिली पेंशन मिल गया, ये समझकर वो लोग वापस ले सकते हैं, अभी वो उनकी नीति वो ठहराएंगे। तो माह दिसंबर में पूरे राष्ट्रीय स्तर का माननीय हमारे ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव भी वेताल साहब भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय बेशराम साहब है ट्रेड यूनियन के। तो 6 दिसंबर को पूरे भारत का हम लोग बॉम्बे में उसका राष्ट्रीय एजिटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसका नेतृत्व भी माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ के और वर्तमान में बहुजन के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बहुजन नायक है, उन्हीं के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हम लोग भी ये डेमोक्रेसी जिंदा हो उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। संकेत जी। जी बिल्कुल। एक पॉजिटिव नोट पर काफी सारी जो बातें हैं वो थोड़ी निगेटिव थी कि किस प्रकार से समाज को गुमराह किया जा रहा है, ट्रेड यूनियन की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, मीडिया की तरफ से हो।
समाज को गुमराह करने का, समाज को सही जानकारी न देने का काम इस देश में चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ, प्रोटॉन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय बेरोजगार मोर्चा, इन प्रकार के तमाम संगठन समाज को जागरूक करने के लिए, असली मुद्दों के बारे में समाज को बताने के लिए काम कर रहे हैं। और उसी में से एक छोटा सा हिस्सा हमारी तरफ से भी हम लोग निभा रहे हैं कि इस लोगों को सही जानकारी हो सोशल मीडिया का उपयोग करके। तो इन सभी मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, हमें बहुत 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया है हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इन सभी मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि राजदीप सर ने कहा, राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक अलग से आंदोलन चलाया जा रहा है। पूर्व में भी उन्होंने आंदोलन किया, वर्तमान में भी वो आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन के आगे 1 साल का उनकी क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम है, वो भी उन्होंने बताया। इन कार्यक्रमों के लिए, इस एजिटेशन के लिए MNTV की तरफ से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और इस चर्चा में सहभागी सभी मान्यवरों का फिर एक बार आभार व्यक्त करते हुए ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। इस चर्चा पर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके मन में अगर कोई सवाल है, कोई मुद्दा अगर समझ में नहीं आया, या मान्यवरों ने रखे हुए मुद्दों से अलग अगर आपकी कोई राय है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया।